अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके ऑक्सीडेशन की और भी डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्डिहाइड कीटोन्स इनका ऑक्सीडेशन की डिफरेंट रिएक्शंस स्टार्ट की थी, जिनमें से हमने केवल एक ही डिस्कस की है और वो थी क्या, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेन रिएजेंट। ओके, उसमें हमने देखा कि टॉलेन रिएजेंट से एक तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। इसके अलावा हेमी एसिटेल, एसिटेल, ओके, फॉर्मिक एसिड, तो इस तरह के कुछ और कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे जो कि टॉलेन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि इस ऑक्सीडाइजर से, इस माइल्ड ऑक्सीडाइजर से कौन कौन सी स्पीसीजेस हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं और कौन सी स्पीसीजेस हैं जो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती। ओके, तो यही मैंने हेडिंग दी है कि बाय फेहलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है उसमें टू सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन 1 जो कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी जो कि रोसेल सॉल्ट प्लस NaOH एक्वस, इसका मिक्सचर होता है। इन दोनों का मिक्सचर ही फेहलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहां पर इसका क्या वर्क है, देखो बताता हूं। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2+ आयन है, यही यहां पर ऑक्सीडाइजर है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। NaOH यहां पर ये बेसिक मीडियम बनाएगा, क्योंकि ये जो है बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजर होता है। और रोसेल सॉल्ट का क्या वर्क है, इसको क्यों मिलाया गया है, तो देखो बच्चों, रोसेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये हमारे पास एक सॉल्ट होता है। इसका वर्क होता है कॉपर सल्फेट के कॉपर 2+ आयन के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देता है। समझ गए ना कि यहां पर जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, और कॉपर 2+ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना के कॉपर 2+ को फेहलिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व रखते हैं। अगर ऐसा ना मिलाएं हम रोसेल सॉल्ट को, तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो NaOH से प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहां पर कॉपर 2+ आयन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये बहुत कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर रोसेल सॉल्ट का वर्क है कॉम्प्लेक्स 2+ आयन को सॉल्यूशन में बनाए रखना, ताकि वो एक ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करे, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करे। ओके, तो यहां पर फेहलिंग सॉल्यूशन A कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सॉल्यूशन B रोसेल सॉल्ट प्लस NaOH, रोसेल सॉल्ट ये है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इस सॉल्यूशन में। इसका वर्क यही लिखा है मैंने कि रोसेल सॉल्ट अवॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, PPT, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद Cu2+, ये कॉपर 2+ के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्रेसिपिटेशन होने से रुक जाता है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है कॉपर 2+ के साथ। यहां पर जो एक्टिव स्पीसीज है, फेहलिंग सॉल्यूशन की जो एक्टिव स्पीसीज है वो यही कॉपर 2+ होती है, और यही क्या करती है, CHO ग्रुप को COOH में ऑक्सीडाइज करेगी। समझ गए बच्चों कि रोसेल लवण, यहां से देखें कि फेहलिंग विलयन A जो है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, फेहलिंग सॉल्यूशन B रोसेल लवण और NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों को क्यों मिलाया गया है, यहां पर Cu2+ ऑक्सीडाइजर है, रोसेल सॉल्ट कॉपर 2+ आयन के साथ संकुल बनाकर इसको सॉल्यूशन में कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होने से रोकता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और इस तरह से कॉपर 2+ एक ऑक्सीडाइजर बना रहता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हम कॉपर सल्फेट में डायरेक्ट NaOH मिला दें और फिर फेहलिंग सॉल्यूशन की तरह यूज करें तो हम देखेंगे सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन हम रोसेल सॉल्ट मिला के और फिर हम इसका यूज करें तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। अब हम ये देखते हैं
कि ये जो है हमारा कॉपर 2 प्लस आयन वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, ये हमारा किस तरह किस एल्डिहाइड्स को किन को ऑक्सीडाइज करता है और किन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो देखो बच्चों, जो कॉपर आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। तो कॉपर 2 प्लस आयन, 2 मिनट, ओके। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशंस जो हैं इनसे कौन कौन से एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ओके, तो यहां देखिए समझ गए बच्चों कि सभी जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हैं ये ऑक्सीकृत होते हैं, हो जाते हैं, किंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होते। ये ध्यान समझ लेना कि जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हैं वो सब ऑक्सीडाइज होते हैं। मींस हम यहां पर नहीं CHO प्लस, ओके, Cu और यहां पर OH, या हम इसमें CuO के फॉर्म में रहता है। ध्यान रखें बच्चों कि Cu2 प्लस प्लस 2OH gives COOH whole twice, वो चेंज होता है CuO में। तो यहां पर CuO ये ऑक्सीडाइजर होता है, या हम ऐसे भी ले सकते हैं Cu2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो ये यहां पर चेंज हो जाता है RCOO माइनस, इसको हटाओ, बस इतना देखना है Cu1 प्लस प्लस H2। तो यहां पर ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, और यहां पर ये कैसा हो जाता है बच्चों, रेड। और जो ये ग्रुप था इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, RCOOH में। तो यहां पर कुल मिला के एक ऑक्सीजन यहां गया, ओके, और एक ऑक्सीजन 2H2। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और आप ऐसे लिख लें। इसके बाद ये जो चेंज होगा किसमें चेंज हो जाता है, OH मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो ये फाइनली इस फॉर्म में रहता है। समझ गए बच्चों। तो यहां पर ये जो स्पीसीज है यही हमारा क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड ले लो आप, SCHO, RCHO, इनको हम Cu2 प्लस और यहाँ पर OH का मीडियम लेंगे तो HCOO माइनस, या हम ये कहें कि RCH मतलब CH3, तो CH3COO माइनस, इसके अलावा Cu1 प्लस प्लस H2। तो ये सब रेड प्रेसिपिटेट आएगा, ब्लू से रेड चेंज हो जाता है। ओके, और भी देखते हैं कि किन कंपाउंड्स में हो सकता है टेस्ट। तो जो मैंने आपको बताए थे टोलेन रिएजेंट में, जो कि आपने देखा था कौन कौन सी स्पीसीज थी जो कि इससे ऑक्सीडाइज्ड हो सकती हैं, और वो मैंने आपको बताया था कि RHOOR, ठीक है, जस्ट ऐसा ही OR और OR, ये तो होने चाहिए एसिडिक मीडियम में, प्लस यहां पर RH OR OH OR, ये
बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करता है। बेसिक मीडियम में जो टेस्ट नहीं देगा अगर हम देखें तो वो है HOR, नॉट गिव टेस्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। तो हेमी एसीटेट हो या एसीटेट, एसिडिक मीडियम में इनको रखा जाए पहले तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से बेसिक मीडियम में हेमी एसीटेट रखें तो भी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और फिर इनमें टेस्ट ये जो है दोनों ये क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था SCHO, सॉरी ये था हमारा HCOOH था, RNHOH था, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनमें जो है ये टेस्ट आता है। इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, ओके, ग्लूकोज में मिलेगा ये टेस्ट फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। फ्रक्टोज में कीटो हाइड्रोक्सी कीटोन है ये। तो आप देखते हैं कि मैंने इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई थी कि ये किस में चेंज हो जाते हैं, CHO ग्रुप में फाइनली, और ग्लूकोज मतलब फ्रक्टोज ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं बेसिक मीडियम में। और उसमें फिर क्या पॉसिबल हो जाता है, एक इससे फैलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस में आप देखोगे कि ये कैसे कैसे ऑक्सीडाइज होता है किन कंपाउंड से, ओके। इसके अलावा आपने देखा था कि ये जो कंपाउंड था ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, समझ गए ना। फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल, हाइड्रोक्सी, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो इससे ऑक्सीडाइज होते हैं। मैं इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल वही मैकेनिज्म है बच्चों जो मैंने आपको किसमें बताई थी, टॉलेंट रिएजेंट में, कि ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, या जो एल्डिहाइड ग्रुप को वो कैसे ऑक्सीडाइज करता है। अगर आप देखें तो वही मैकेनिज्म है जो कि आपने किसमें देखी थी, एल्डिहाइड्स, तो उसमें टॉलेंट ये अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक और ये क्या बन जाता है O- OH और H। जब ये रिटर्न होता है तो ये बाहर हो गया, क्या बन जाएगा RC+OH प्लस ये आपके पास आया H- कॉपर 2+9 प्लस H-, तो ये चेंज कर देता है ऐसे दो आयन को और प्लस क्या बन जाएगा H+, ये वो H के साथ मिलके और H मिल जाएगा। ये बेसिक मीडियम होता है तो यहाँ पर COO- है। तो जिन ग्रुप्स में एल्डिहाइड या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि हाइड्रोलिसिस से या किसी भी प्रोसेस से CHO ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है तो वो कंपाउंड इसके साथ जो है फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों जिनके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, एक तो है बेंजल्डिहाइड CHO, जस्ट ऐसा ही अगर हम देखें तो ये है फॉर्फ्यूरल फ्यूरेंस, ठीक है, फॉर्फ्यूरल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। इनके साथ जो है फैलिंग सॉल्यूशन नॉट गिव्स, ठीक है, कौन सा टेस्ट, नॉट गिव द टेस्ट। ऐसा क्यों है, जबकि आपने देखा था कि टॉलेंट रिएजेंट अगर आप इनमें यूज करते हैं ये, ठीक है, तो ये आपने देखा था कि गिव टॉलेंट टेस्ट, मिरर, सिल्वर मिरर बना, बट फैलिंग सॉल्यूशन इनसे कोई रिएक्शन नहीं करता। रीजन है बच्चों कि Ag जो प्लस है इसका आप देखोगे जो पोटेंशियल है 0.080 वोल्ट है, जबकि कॉपर 2+ का जो पोटेंशियल है वो कितना है 0.3 वोल्ट। तो ये जो है इसके रिस्पेक्ट में एक क्या है, वीक ऑक्सीडाइजर है। तो वीक ऑक्सीडाइजर है। दूसरा कि हम जानते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड से तो कम रिएक्टिव है, तो इनकी कम रिएक्टिविटी और इसका वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो फैलिंग सॉल्यूशन इस तरह से इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, बाकी के साथ इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड्स के साथ आती है। ये मैंने पहले भी किया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं करता। कीटोन्स के साथ तो ना तो टॉलेंट रिएजेंट्स करते हैं, रिजेंट करता है, और ना ही फैलिंग सॉल्यूशन। ओके, एक और होता है बच्चों और वो है क्या, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ओके, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी वही बस थोड़ा सा अंतर है, कॉपर सल्फेट एक्वस ये होता है प्लस, यहां पर होता है NaOH, देखो ये तो हो गया प्लस NaOH प्लस, यहां वहां पर हमने टार्टरेट देखा था, इसमें सिट्रेट होता है HOC
ओके, सोडियम सिट्रेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सोडियम सिट्रेट। यहां इस तरह से। तो यहां पर ये भी एक क्या है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये भी वही वर्क करता है जैसा कि आपको मैंने किसमें बताया? रोसेल सॉल्ट में। ये भी क्या करता है कि जो कॉपर 2+ आयन है इसके साथ आप देखोगे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना के और कॉपर 2+ को सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट होने से रोकता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट लंबे समय तक NaOH के साथ बना रहे तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन है वो इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है और पूरी रिएक्शन सेम वही है जो कि अभी आपने देखा कि ये है RCHO Cu2+ और बेसिक मीडियम। ओके, तो इनकी प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है RCOOH प्लस कॉपर 1+ H2O और इस तरह से बेसिक मीडियम है तो ये हो जाएगा RCOO- प्लस H2। वही है, यहाँ पर भी ब्लू कलर होता है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है? रेड। तो ये भी जो है हम ये देखें कि ये CHO और ये है परफ्यूरल, इन कंपाउंड्स के साथ जहां एरोमेटिक रिंग के साथ अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों तो नॉट गिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विद फिलिंग सॉल्यूशन। इनके साथ फिलिंग सॉल्यूशन हो या फिर हम कहें कि वेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ओके, मतलब जो नेचर फेलिंग सॉल्यूशन शो करता है वही वेनेडिक्ट में मिलता है। वेनेडिक्ट में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बदला है, बाकी सारी मेथड वही है ऑक्सीडेशन की। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, दोनों से मैंने बता दिया। तो ये केवल और केवल हमने देखा कि ये जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन है, टॉलेरेंट रिएजेंट है, समझ गए ना, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये केवल एलिफैटिक और एरोमेटिक में से टॉलेरेंट एजेंट केवल एरोमेटिक और एलिफैटिक, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफैटिक से रिएक्शन करता है। और जो भी कंपाउंड्स मैंने बताया उनमें भी किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं वो भी याद रखने हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं तीसरा जो है, नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। किसके साथ देखना है बच्चों? ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहां पर जो एल्डिहाइड्स होंगे, देखो पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कौन से लेने हैं आपको, समझ गए बच्चों? तो ये होते हैं कौन कौन से? KMnO4 और H2SO4। ओके, K2 या एक और होता है KMnO4 प्लस OH, ठीक है, हॉट कंडीशन में 373 केल्विन पे ले लिया जाए। K2Cr2O7 और H2SO4 इसमें भी हॉट कंडीशन में लिया जाए। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज किया तो ये चेंज हो जाएगा RCOOH। समझ गए बच्चों कि RCHO का, और अगर यहाँ NC है तो यहाँ पर भी NCO। बट अगर हम कीटोन की बात करें, ये है कीटोन और यही ऑक्सीडाइजर यूज किए तो ये RCOOH। अगर यहाँ NC है तो यहाँ पर जो कार्बन होंगे बच्चों वो लेस देन क्या हो जाएंगे? NC, कम हो जाएंगे। इन अगर आपको कहा जाए कि इन एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक कीटोन्स, समझ रहे हो बच्चों? अनसिमेट्रिक कीटोन्स जिनको हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड कीटोन्स, जिनमें R और ये जो R डैश है वो एक से नहीं होते, ठीक है? तो ऑक्सीडाइज्ड अकॉर्डिंग टू पोपॉफ्स रूल। ये तो समझते हो पोपॉफ्स रूल, मैंने कई बार बता चुका हूं। पोपॉफ्स रूल का मतलब है कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन, ठीक है, रिमेन्स विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप ऑफ कीटोन। आप जो कीटोन लेंगे उस कीटोन में जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा वो
जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन का, ओरिजिनल कीटोन का, वो उसके साथ रहेगा। तो ध्यान रखें कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, सारे कीटोन्स, सारे एल्डिहाइड्स इनसे ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। देखो कैसे, सपोज आपने यहाँ लिया SCH3CHO और यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइज किया, यहाँ लिया KMNO4 और क्या H2SO4 लिखा है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, COOH। तो आपने देखा यहाँ 2C थे, तो यहाँ पर भी 2C। अब हम कीटोन लेते हैं, तो देखो बच्चों, अगर कीटोन छोटा है जैसे कि ये है और इसको जब हम ऑक्सीडाइज करें तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब इन दोनों में से दोनों सेम सिमेट्रिक है, तो कोई भी हटा दो, तो यहाँ से देखो आप कीटोन को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है ये CH3, यहाँ OH डबल बॉन्ड CH, हम इसका इनोल फॉर्म ले लें और यहाँ से इसको ऑक्सीडाइज कर लें, तो देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये बदल चेंज हो जाएगा CO2 में, H2 हो जाएगा H2O। टोटल ऑक्सीजन देखो कितने यूज हुए हैं, 4O। कैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक O तो यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, और 2O यहाँ यूज हुए हैं, एक O यहाँ यूज हुआ है, तो कुल मिला के 4O यूज होंगे। यही हमारी ऑक्सीडेशन कंडीशन है। अब आपको कोई ऐसा कीटोन दे दिया जाए जिसमें आपको बड़े एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, समझ गए ना, कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, यहाँ पर हम ये करें तो ये अगर हम इसको कीटो फॉर्म में लिखें बच्चों, तो देखो कैसा आ जाएगा, CH2 CH2 CH3, ये कीटो फॉर्म में हम इसे ऑक्सीडाइज करें तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होगा, ये बन गया CH3। तो देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ये है हमारे पास, तो ये यहाँ पर आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड ये इधर जुड़ गया, 2O और यूज होंगे, वो इधर है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूज हुआ है पोपॉप्स रूट, कौन सा रूट, पोपॉप्स रूट। आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया COOH में और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कीटोन। तो ये जो छोटा एल्काइल ग्रुप था ये ऑक्सीजन उसी के साथ है, कार्बोनाइल कार्बन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन्स का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। अब चाहे यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड ले लो और यही ऑक्सीडाइजर यूज कर दें KMNO4 और H2SO4, तो बन जाएगा C6H5 COOH, चाहे C6H5CO C6H5 यूज करें तो भी इनका ऑक्सीडेशन C6H5 COOH में होगा, प्लस ये और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिंग आगे ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करें बच्चों, ओके, अगर हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और ये ऑक्सीडाइजर तो ये CO2 और H2 में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये ऑक्सीडाइज होगा इस तरह से, ठीक है, ये था फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड और ऑक्सीडाइज होता है O डबल बॉन्ड OOH और फिर ये CO2 और प्लस किसमें चेंज हो जाता है H2। तो इस तरह से ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और देखो बच्चों, और भी हम बताते हैं ऑक्सीडेशन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन है जिनसे आप और देख सकते हैं रिएक्शन, ओके। तो एक होता है वेयर विनेगर, वेयर, ठीक है, विनेगर या ऑक्सीडेशन, विनेगर ऑक्सीडेशन, वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में आप देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये कीटोन का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन है, जैसे ये है प्लस HOOO, ओके, C6H5, यहाँ पर लेना है C6H5, यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर RC डबल बॉन्ड OOR, ये किस में चेंज हो जाते हैं एस्टर, यहाँ पर H2SO4, ये क्या हो गया बच्चों, पर बेंजोइक एसिड, क्या यूज किया, पर बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज। अब अगर मान लो
ग्रुप्स अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने ले लिया C2H5 और आपने इस पर बेंजोइक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन कराया। तो ध्यान रखें कि जो ये ग्रुप है ऑक्सीजन जो कि पर बेंजोइक एसिड से आ रहा है वो बड़े एल्काइल ग्रुप के साइड से एंटर होगा। यहाँ क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5, ये क्या बना इथाइल एसिड और प्लस यहाँ पर रिमूव हो जाएगा CH3COOH, ओके C6H5COOH। अब बच्चों यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन बन जाए C6H5 और HOO C6H5, तो ध्यान रखें इसमें दोनों तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। एस्टर इस तरफ भी आ सकता है और ऐसा भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटी बराबर होती है जब एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो तो एल्काइल ग्रुप से भी एंटर होता है और एरोमेटिक रिंग से। बट अगर दो बड़े अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो ध्यान रखें ऑक्सीजन की जो इंसर्शन है वो बड़े एल्काइल ग्रुप से होता है। ये है बेयर वेनिगर ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसकी प्रोसेस इसकी मैकेनिज्म बताऊं आपको तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या मैकेनिज्म चलती है। यहाँ पर आपने लिया ये है आपके पास एल्डिहाइड, पहले यहाँ पर H+ जो एसिड आपने यूज किया है, सॉरी ये क्या है आपके पास कीटोन, ओके। तो यहाँ इस तरह से ऐड हो गया, फिर यहाँ पर आता है HOO C डबल बॉन्ड O C6H5, ये अटैक करेगा। तो अब क्या बन जाएगा देखो R, यहाँ क्या आ गया OH, यहाँ क्या है R, ओके। अब यहाँ पर O और ये है H, इस तरह का प्लस हो गया, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। कौन रिमूव हो जाएगा H, क्या आ जाएगा R, यहाँ हो गया OH, यहाँ है OR और यहाँ हो गया ऐसा, ये है OR CO6H, यहाँ क्या रिमूव हो गया H+। अब क्या होता है ये जो H है ऐसा ये इधर आता है, यहाँ पर R था, तो ये जो ग्रुप है बच्चों वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और वो ट्रांसफर होते ही ये यहाँ बाहर हो जाएगा। तो ये तो यहाँ चला जाएगा, देखो क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा O प्लस H और इसके साथ ये बन गया C6H5COOH और इस तरह से हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि जो R है वो ट्रांसफर होता है, रिंग होती तो और जल्दी ट्रांसफर होती है, बड़े एल्काइल जल्दी ट्रांसफर होता है, समझ गए ना। इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म है और ये इसके, तो ये था बेयर वेनिगर ऑक्सीडेशन। अब एक ऑक्सीडेशन और देखो आप, और कौन सा ऑक्सीडेशन होता है बच्चों इसमें देखो आप, ठीक है, कि यदि हम इसमें देखें कि ऑक्सीडेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये भी एक ऑक्सीडेशन है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं अल्कोहल और एल्डिहाइड्स, फिर से रिपीट कर दो, यहाँ H हो R हो C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए CH3। इस तरह के अगर कंपाउंड है, मतलब चाहे वो बेंजोफिनोन हो, एसिटोफिनोन हो, कोई भी मेथाइल कीटोन हो या फिर कोई भी एल्डिहाइड हो जिसके एक तरफ H आ और एक तरफ CH3, अगर इनका ऑक्सीडेशन किससे होता है NaOH और X2, या कई बार ऐसा लिखा होता है NaOH या CaOH होल ट्वाइस प्लस हैलोजन लिखा हो, तो ध्यान रखें कि ये R हो चाहे C6H5 हो, H हो COO माइनस प्लस CHX3, ये बन जाता है क्या हेलोफॉर्म। समझ गए बच्चों कैसे चेंज हो जाता है। आप देखोगे कि ये यहाँ पर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और ये क्या है CH3। यहाँ पर अगर हम NaOH से रिएक्शन देखें कि NaOH प्लस X2 gives NaX plus NaOX plus H2 2NaOH, तो
तो यहां पर इसका वर्क होता है NaOH 3 मोल्स, तो यहां से ये, यहां से क्या बन जाता है C डबल बॉन्ड OO, यहां पर आ जाएगा CH3 प्लस 3 NaOH। फिर और आगे रिएक्शन देखो कि यहां पर आपके पास जो भी ग्रुप आपने रखा है इनमें से ये, और यहां पर है CH3 प्लस HONA, तो यहां से ये रिमूव होगा और ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OONA प्लस यहां आ जाएगा CHX3, और यहां यही जो है हमारा क्या है हैलोफॉर्म। अगर हम X की जगह X2 मींस I2 रखते हैं तो CHI3 बनेगा, जो कि एक येलो कलर का कंपाउंड है। समझ गए बच्चों, येलो कलर कंपाउंड है, येलो कलर कंपाउंड, और इसको बोलते हैं क्या आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। अभी आपको मैंने बताया एक तो ऐसा कीटोन हो सकता है, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, इसके अलावा आप देखोगे कि ऐसे एल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसे एल्डिहाइड है तो भी इनमें मिलेगा, ये ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, इनमें तो ये ग्रुप है ही हेलोफॉर्म टेस्ट के अलावा इनमें भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। तो ये तीनों हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, इसमें ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि C डबल बॉन्ड O ऐसा है और यहाँ CH2, तो इसमें भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। समझ गए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ Cl और ये है Cl, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। समझ गए बच्चों, क्यों? क्योंकि इनमें वो सारे ग्रुप्स हैं जिसके एक तरफ CH3CO ग्रुप आ जाए, वो सब तो है इस तरह की रिएक्शंस। इसके अलावा मैं कहूँ कि ये लिखा है ऐसा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, कीटो ग्रुप आप देख रहे हैं, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CHO है, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ गए ना। तो इनमें जो ऑब्जेक्ट आता है ना बच्चों, कि आपसे पूछ लिया गया कि किसमें हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, सपोज आपको ऐसा दे रखा है, तो इसमें भी क्यों? क्योंकि ये ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। मैंने विद मैकेनिज्म बताई है आपको कि ये किस तरह से हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कि दो CO ग्रुप के बीच में अगर CHO या CH2 ग्रुप हो तो उसमें कैसे हेलोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। समझ गए ना। देखो इसमें आपको मैं एक बार मैकेनिज्म से बता देता हूं कि ये कैसे हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आपने यहां पर H है और H, जैसे ही रिएक्शन कराएंगे NaOH, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ आयोडाइड और यहाँ आयोडाइड। यहाँ हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास X होगा, फिर OH यहाँ अटैक करेगा, चाहे इधर करा दो चाहे इधर, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये है X, ये है X, यहाँ हो गया O माइनस और ये क्या है OH। जैसे ही ये रिटर्न होगा ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल बना सकता है, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है बच्चों X, ये है माइनस, ओके। और अब आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या बचा यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, फिर OH अटैक करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर फिर से NaOX ले लें तो दोबारा X जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर C, यहाँ क्या आ गया CH3, ओके। और यहाँ आपके पास है C डबल OH, यहाँ OH अटैक करेगा इसमें, देखो आप क्या हो जाएगा आपके पास O माइनस और यहाँ पर है CH3 C डबल OH। जब ये रिटर्न होगा तो ये बाहर हो जाएगा CH3 माइनस, ओके। और आपके पास यहाँ से जब रिटर्न हुआ तो यहाँ हो गया O माइनस। बाकी आगे की रिएक्शन तो आप जानते हैं, और बस ये रिएक्शन करने का हो जाएगा CH। तो चाहे दो CO ग्रुप हो इस तरह के, दो जो मतलब ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है बच्चों, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होता है वो इस तरह की हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसके अलावा अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन इसमें देखें कि RCOR OR आपको दे रखा है कि एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम
मीडियम है तो किस में रिएक्शन, तो पहले ये एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होगा और किस में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर एक तरफ BCH3 है कीटोन में और फिर इसके बाद आप इसमें रिएक्शन दे सकते हैं। समझ गया ना, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, इसलिए बेसिक मीडियम में जो है इनमें हेमी एसिटल ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं होगा। पहले एसिड मीडियम रखें और फिर हैलोफॉर्म की कंडीशन रखते हैं तो हम देखेंगे कि हेमी एसिटल, एसिटल, ईथल इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनमें हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हेमी एसिटल या एसिटल कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड भी बेसिक मीडियम में हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, बनते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये रिएक्शन थी। और देखो एक और है ऑक्सीडेशन विद SeO2। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो SeO2 होता है इसके एक तरफ अगर CH2 है और आपको यहां लिखा है SeO2 तो आपको ऐसे ऑक्सीडाइज करना है। ओके, जैसे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और मैंने लिखा SeO2 तो CH3 CO CO CH3। अगर हम ये कहें कि अब हमारे पास ये है और यहाँ लिखा है SeO2 तो आप इसको किसी भी एक डायरेक्शन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये सब किससे रिलेटेड रिएक्शंस थी, ऑक्सीडेशन। तो आप इन्हें नोट करो। अब देखो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स की नेक्स्ट रिएक्शंस में आते हैं और वो है रिडक्शन। हालांकि मैंने आपको जीओसी में रिडक्शन का एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन कितने भी रिड्यूसर हैं, जो भी रिड्यूसर हैं उसे बताया है। यहाँ पर भी बता दूं तो पहला है माइल्ड रिड्यूसर। ध्यान रखें कि ये जो माइल्ड रिड्यूसर होते हैं बच्चों वो है NaBH4 LiAlH4 H2Ni। ओके, इसके अलावा C2H5OH Na। इनकी प्रेजेंस में हम देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपने एल्डिहाइड लिया और यहां पर आपने इनमें से किसी का भी यूज किया LiAlH4 ओके या H2Ni या फिर लिखा है C2H5OH और Na तो ये चेंज हो जाते हैं RCH2OH। और जो कीटोन्स होते हैं समझ गए बच्चों, वो इन्हीं कंडीशंस में चेंज होंगे R2CHOH। अब यहां पर ध्यान रखें कि जो NaBH4 है रिड्यूस्ड ओनली, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप बट एंड ठीक है, और LiAlH4 रिड्यूस्ड CHO CO COR COX CN इन सबको रिड्यूस करता है। बट यहाँ ध्यान रखना है बट डबल बॉन्ड नॉट अफेक्टेड। ओके, NiH2 भी सभी को रिड्यूस करता है, ये सारा, बट डबल बॉन्ड आप देखोगे डबल बॉन्ड इफेक्टेड। C2H5OH और Na इसका भी रिडक्शन होता है और ये भी इसी तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हम C2H5OH और Na ले लें तो भी ये इस तरह से रिड्यूस करता है। समझ गए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, आपने यहाँ लिखा H2Ni तो आप लिखेंगे CH3 CH2OH। आपने लिखा यहाँ पर NaBH4 तो आप हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। आपने लिखा LiAlH4 हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। आपने लिखा यहाँ पर C2H5OH और Na तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब चाहे यहाँ CHO ग्रुप ले लें और चाहे ये CHO या कीटो, आप देखोगे इस तरह से रिडक्शन चलते हैं। अगर हम यहाँ कीटो ग्रुप रखेंगे तो सब में सेकेंडरी अल्कोहल बना, एल्डिहाइड ग्रुप रखोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इनसे रिडक्शन होता है, समझ गए ना। इस तरह का रिडक्शन आपको मिलेगा इस वीक रिड्यूसर से। और इसके अलावा एक रिड्यूसर और होता है मीरवाइन
Pondorf रिडक्शन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे हमने लिया एसीटोन या कोई इस तरह का कीटोन ले लिया, ओके, और इसका रिडक्शन तो हम एसीटोन ले सकते हैं या कोई भी ऐसा कीटोन, और जब हम इसका रिडक्शन किससे कराते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे कि ये इस तरह से रिडक्शन कर देगा और यहाँ हो जाएगा जो आपने कीटोन लिया था वो तो अल्कोहल में चेंज हो गया, और जो आपने अल्कोहल लिया था वो कीटोन में। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, ओके, और अब ये किसमें चेंज हो गया, एसीटोन में, जबकि ये क्या था आपका कीटोन, तो ये क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पर ये हमारा इसकी प्रेजेंस है। तो ये है मीरमैन-पोंडोर्फ MPV रिडक्शन लिखा रहता है। तो आप इस तरह का रिडक्शन बता सकते हैं कि जो कीटोन ग्रुप है उसको हमें अल्कोहल में चेंज करना है, तो ये इस रिडक्शन का यूज होता है। कोपेनियर ऑक्सीडेशन जस्ट उसका उल्टा, ओके। फिर हम बताते हैं रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें 2-3 रिडक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, C डबल बॉन्ड O ये है, और यहां पर यूज होता है ZnHg और HCl। तो आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH2। ZnHg क्लीमेंसन रिडक्शन में CO ग्रुप को हमें CH2 में चेंज करना है, जैसे कि हमने यहाँ लिया, तो ये यहाँ क्या बन गया है, एल्केन। कुल मिला के ये 4H यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये लिया जैसे एसिटाल्डिहाइड, यही रिएक्शन आपने ZnHg अमलगम में और HCl कॉन्सेंट्रेट यूज किया, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2H इथेन बन गया, ठीक है। जस्ट ऐसा ही CH3COOCH3 यही रिड्यूसर यूज किया, तो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा। आपने साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्सिनोल ले लें और यहाँ लिखा है ZnHg और HCl, तो साइक्लोहेक्सेन बना दें। तो जहां पर भी CO ग्रुप को CH में चेंज करना है, ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा कि जो डबल बॉन्ड है नॉट अफेक्टेड, समझ गए ना, इफेक्टेड, बट OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। जैसे आपको ऐसा दे दूं मैं कि यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड O यहाँ और यहाँ OH, और आपने यहाँ पर ZnHg और HCl का यूज किया, तो आप देखोगे कि डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ Cl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ HCl है। ल्यूकोएसिड जैसी रिएक्शन होगी, OH को हटा के Cl ला देगा। तो ये है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें CO ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे इस कीटोन का हो। दूसरा होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। समझिए बच्चों, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या है, देखो इसमें जो CO ग्रुप है इसका रिडक्शन कराते हैं NH2 यहाँ पर KOH की प्रेजेंस होती है या C2H5ONa है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है लगभग 200 डिग्री। तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, अच्छा हीट एब्जॉर्बर है। तो यहाँ से ये चेंज हो जाता है और N2, तो यहाँ पर भी ये एल्केन बनेगा और N2 प्लस क्या H2, तो यहाँ पर भी ये किसमें चेंज हो जाता है, एल्केन। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या ले लें, हाइड्रोजीन, ओके, या फिर फेनिल हाइड्रोजीन इस तरह से, या सेमी कार्बाजोइड, इस तरह के कंपाउंड लिए जाते हैं, मैं ये ले लें, और यही रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्वेंट यूज करके, और हम इतना तो ये भी इसमें चेंज हो जाते हैं बच्चों CH2, क्योंकि ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में निकलता है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये एल्केन है। ध्यान रखें कि इस रिएक्शन में भी डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा, और ना ही OH, अगर हम इसमें यूज करें H2N NH2, ठीक है, इसी की प्रेजेंस में थाइलिन ग्लाइकॉल की, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा OH, और यहाँ OH बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें Cl यूज नहीं हो रहा, तो OH का सब्स्टिट्यूशन
नहीं होगा। समझ गए ना। इस रिएक्शन में एक नेम और होता है इस रिएक्शन का बच्चों, और वो नेम रिएक्शन होती है इसमें क्या, हंग मिलनोन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हंग मिलनोन रिडक्शन। तो हाइड्रोजन N2 को बहुत अच्छे से रिलीज करता है और N2 ज्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन से, तो ऐसे में एक अच्छा रिड्यूसर भी होता है और ये डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता। तो ये थी वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। समझ गए ना बच्चों कि जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स हमें एल्केन में चेंज करना है तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और देखो एक और होती है पिनेकोल रिडक्शन, ठीक है, पिनेकोल रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये है हमारे पास कीटोन एसिड और 4H, यहाँ पर 2H और डबल बॉन्ड CH3 यहाँ MgHCl की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि इस तरह का कंपाउंड बनता है CH3OH CH3 ये है, इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोल। अगर हम इसे एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दें तो आप जानते हैं कि एक मैंने आपको रीअरेंजमेंट बताया था और वो था पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट विद मैकेनिज्म, सब कुछ कंप्लीट बताया। तो ये सब रिडक्शन की रिएक्शंस हो गई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे देता हूं, आप उन्हें कंप्लीट कर लेना। अब देखो बच्चों, आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है जो भी अभी आपको मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशंस बताए हैं उनके बेस पर। ओके, यहाँ बिल्कुल समझ गया होगा। इसकी प्रेजेंस में आपको रिड्यूस कर देना है तो ये बन जाएगा आपका OH। इसकी प्रेजेंस में डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं करना, इसकी बिल्कुल यही होगा और जस्ट ऐसा ही यहाँ पर है तो ये रिड्यूस हो जाएगा OH और CH2 OH में। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, CH2 और C2H5। यहाँ पर ये जो है यहाँ वही बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, C2H5 CO ग्रुप को CH2 इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ OH और CH2 OH, और इसमें चेंज करोगे तो केवल OH और C2H5 को चेंज नहीं करना। यहाँ पर इसको रिड्यूस कर देना है आपको। ओके, किस तरह से कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ OH और COOH। यहाँ पर आप देखोगे पहले आ जाएगा CHO और CHO। ओके, ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ये CH2H2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ आएगा COOH। इसमें करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक सॉल्ट बनेगा ऐसा। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा कीटोन और फिर ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। ये वेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। यहाँ 4 मेंबर था, अब आपके पास 5 मेंबर ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर आप ये रिएक्शन करा दोगे तो फाइनली आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ये होगा CH3OH। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब यहाँ तक हो गया बच्चों रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अब जो नेक्स्ट लेंगे उनमें हम नेम रिएक्शंस लेंगे जो इनसे रिलेटेड। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।